एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है उसे हम डिराइव करने वाले, डेरिवेशन है उसका। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, अलग अलग आपके पास जो होंगे वैरायटी के उनको हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो टॉपिक होगा आपका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल वो फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ गया है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का डेरिवेशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगी। राइट, तो यहाँ पर आप जानते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यूनिट सेल दिखाई दे रहा होगा, है ना। और यूनिट सेल की हम एज क्या लेते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट हो गया है। एज क्या होता है, एज लेंथ ए होता है। तो हम सबसे पहले वही डिस्क्राइब करेंगे, दैट लेट एज लेंथ बी ए सेंटीमीटर। लेट एज लेंथ इज इक्वल्स टू ए सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना क्या है वो हम लिखेंगे, हमें निकालनी है डेंसिटी, है ना। डेंसिटी कितनी होती है यूनिट सेल की वो हमें निकालनी है, सो वो हम लिखने वाले हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए। रो इज इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, डेंसिटी की किसकी बात कर रहे हैं, हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, यूसी, है ना, यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसकी होगी, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। जिसकी हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, यानी कि हमें यूनिट सेल की निकालनी है, तो हम मास और वॉल्यूम उसी का तो लेंगे। सो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो ये जो होगा आपके पास, यही फॉर्मूला लेके हम चलेंगे और इसी को जो है हम क्या करेंगे, इसी को हम बार बार इसी में हम पुट करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल के दिखाएंगे कि हमने कैसे निकाला है वॉल्यूम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा आपके पास। कितना होगा वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ए है एज लेंथ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए का क्यूब, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है ना। क्यूब में आपके पास कोई आपको वो नहीं रहता है, सिंपल ए क्यूब हो जाता है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आपके पास हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। वॉल्यूम तो इजी था, मास निकालेंगे अब हम इसका। देखिए मास हम कैसे निकालेंगे, मास आपके पास जो भी आपके पास जितने भी आपके पास एटम होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वन एटम से। ठीक है, जितना भी एक एटम का मास होगा उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल आ जाता है सिंपल क्यूबिक का तो 1 होगा, और अगर आपके पास आ जाता है केस ऑफ BCC 2 हो जाएगा, फिर आपके पास FCC का आता है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आप जानते हैं, है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ, कोई बड़ी टेक्निकल चीज़ नहीं लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मास ऑफ वन एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। ठीक है, सो यूनिट सेल में आपके पास जितने भी नंबर होंगे, एटम्स के नंबर होगा, उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ पर उसे आपको मल्टीप्लाई करना है एक एटम के मास से, जो कि आपका मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इन अदर लैंग्वेज m लिख सकते हैं, स्मॉल m मास के लिए, इनटू नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, z। तो ये क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ यूनिट सेल, है ना। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, ध्यान से समझ लीजिए इसे। देखिए हमें तो इतना मास जो है कभी गिवन नहीं रहेगा, मास हमें गिवन ही नहीं रहेगा, हमें हमेशा मोलर मास बता देंगे वो लोग। मोलर मास के टर्म्स में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो होता है मास को लेकर नहीं चलते, तो हमें मास को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मोलर मासेस। तो हमें मास के अलावा किसी और फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो हम एक बात जानते हैं, उसकी हेल्प से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं एक मोल आपके पास जो रहता है किसी भी चीज़ का, एक मोल, उसमें कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहते हैं कि नहीं, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर Na भी बोलते हैं, NO भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, है ना। 1 मोल के लिए बोल रही हूँ मैं, 1 मोल में आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहते हैं। 1 मोल की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप जानते हैं कि जो 1 मोल होती है, इतने जो इसके पास इतनी वैल्यू रहती है इसकी 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है एटम का, है ना। ये जो होता है आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी आपको समझ में आ जाएगा
कि वो क्या होता है, एटॉमिक, उसका जो भी एटॉमिक मास है, जिसकी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। कैपिटल एम से शो कर रही हूँ एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है। सो एटॉमिक मास हो या मोलर मास, है ना, हम हमेशा उसे कैपिटल एम से शो करते हैं, एक ही चीज़ होती है, ठीक है वो दोनों। सो एटॉमिक मास जो है आपके पास, आप जानते हैं कि उसके 1 मोल के इक्वल होगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स जो होंगे उसके एटॉमिक मास के इक्वल होंगे। तो अगर हमें ये बात पता है, इतनी इन्फॉर्मेशन पता है, तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं एक एटम के लिए कि अगर 6.022 × 10⁻23 एटॉमिक मास के इक्वल है तो 1 एटम कितना, 1 एटम जो है आपके पास वो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 1 एटम के लिए आ जाएगा। 1 एटम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, अगर हम निकालेंगे तो 1 एटम के लिए, यानी कि इसके लिए जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं वो जो भी एक्स वैल्यू होगी, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसे, 1 एटम इज इक्वल्स टू, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m जो होगा यहाँ आ जाएगा, है ना, m यहाँ आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला Na आ जाएगा, Na, और ये 1 एटम के लिए क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। सो 1 एटम इज इक्वल्स टू m/Na, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं, इसे हम पुट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1 एटम की वैल्यू आ चुकी है, मास ऑफ 1 एटम आ चुका है। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू में पुट कर देते हैं, यहीं पुट कर लीजिए, बट यहाँ कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू, अब कितना हो जाएगा, हमने निकाल लिया है m/Na हो जाएगी उसकी वैल्यू, यानी कि मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, m/Na इंटू आपके पास ऑलरेडी क्या था, z था, तो उसे हमने यहाँ पे लिख दिया z। तो अब ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन आप देखिए, सेकंड इक्वेशन आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल थी, थर्ड इक्वेशन मास ऑफ यूनिट सेल थी। फॉर्मूला जो था आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें पुट ही तो करना है अब हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूटिंग, एक सेकेंड, सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वी गेट रो इज इक्वल्स टू, हम निकाल तो डेंसिटी रहे थे, रो इज इक्वल्स टू, इसे पुट कीजिए, मास ऊपर है ना तो इसे पुट कीजिए, z इंटू m/Na, और नीचे पे हम क्या लिख रहे थे यहाँ पर, वॉल्यूम कितना है, a³ निकाला था हमने, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। डेंसिटी, यूनिट सेल की डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया आपके पास, z इंटू m/a³ इंटू Na, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को ही आपको याद करना है, और इसी फॉर्मूले से जो आएगा आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये चैप्टर ही बहुत प्यारा है बेसिकली, ठीक है। तो ये वाले के अब न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको एक बार मैं बता दूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें जो आपके पास डेंसिटी है, जो आप जानते हैं डेंसिटी है ये ऑफ यूनिट सेल, जो कि यहाँ पे मैं आपको यूनिट बताना भूल गई, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। कैसे, मास क्या होता है, ग्राम होता है, और नीचे पे क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो है यहाँ पे हम सेंटीमीटर पे लेते हैं, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, तो वही ऊपर तो गया है, और ये क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया ना कैसे हो रही चीज़ है, कोई भी रटने वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। सो सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी आपके पास। और जो z है, z हम किसके लिए बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स के लिए बोल रहे हैं पर यूनिट सेल, जो हमने निकाली थी BCC FCC और सिंपल के लिए, वही है ना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखिए फटाफट से, अगर सिंपल होगा तो फिर से रिकॉल करवा रही हूँ मैं, सिंपल होगा तो z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और अगर BCC हुआ तो BCC के लिए होती है z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और अगर आपके पास रहेगा FCC तो FCC के लिए आपके पास कितनी रहती है, z इज इक्वल्स टू 4 रहती है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब कुछ और बातें भी हैं, अगर आपके पास टाइप ऑफ एटम, अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl जैसा स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन में बोला गया है, तब आप कैसे समझेंगे वो सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है, कैसे समझेंगे आप। तो आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी एक चीज़ छोटी सी है, अगर आपके पास आता है NaCl बोला है, क्वेश्चन में बोला है NaCl लाइक स्ट्रक्चर है, ZnS स्ट्रक्चर है, तब हमेशा z की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, तो आपको उसे FCC की तरह ट्रीट करना है, z इज इक्वल्स टू उसका होगा 4, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाता है CSCl लाइक स्ट्रक्चर, तो आपको क्या होगा, CSCl जो होगा z इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है। z इज इक्वल्स टू 1 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़ याद कर लीजिए, बोला जाएगा CCP का स्ट्रक्चर है, ये है CCP जैसा स्ट्रक्चर है इसका, यानी कि जानते हैं आप क्यूबिक क्लोज पैकिंग है इसमें, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो तभी भी आपको z की वैल्यू क्या लिखनी है, वहाँ पे 4 ही लिखनी है। समझ में आ रही, कहाँ 4 लिखना है और कहाँ 1 लिखना है, सिर्फ एक ही जगह लिखना है 1 CSCl में, बाकी में आपको क्या करना है NaCl ZnS और CCP की बात करें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात की जाएगी, तब z इज इक्वल्स टू 4 होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। अब एक छोटी सी बात है, उसे भी समझ लीजिए। जो आपके पास m रहेगा वो आपके पास क्या है, उसका एटॉमिक मास या मोलर मास, आप कुछ भी कहिए, है ना, एटॉमिक मास है वो, या फिर मोलर मास कह सकते हैं आप, ओके। फिर उसके बाद जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है Na, क्या है ये, एवोगैड्रो नंबर, जैसे कि साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो नंबर, उसका नाम है। वैल्यू कितनी होती है इसकी 6.022 इंटू 10⁻23, ये तो आपको आती होगी। ए क्या है, एज लेंथ, इतनी बात, ये सब बातें आपको पता है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भूल ना जाए, है ना। अब आपको ये मेन बात बता रही हूँ मैं, अगर आपके पास आता है 324 पिकोमीटर उसकी एज लेंथ है, या फिर एंगस्ट्रॉम में आता है, तब आप कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट, जानते हैं आप, आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना है, ग्राम सेंटीमीटर है यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट, तो आपको सेंटीमीटर में सब कुछ कन्वर्ट करना होगा। तो पिकोमीटर में आप जानते हैं पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर्स इन केस ऑफ मीटर, अगर हम बोल रहे हैं तो सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, जब हम सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.24 इंटू 10⁻⁻8 इन सेंटीमीटर्स, राइट। तो जब भी आपके पास पिकोमीटर में आएगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, दो यानी कि फर्स्ट प्लेस के बाद आप पॉइंट लगाएंगे और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर देंगे, आराम से वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। और अगर एंगस्ट्रॉम आएगा तो एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं 10 क्या होता है, -10 होता है वो मीटर्स में, बट जब उसे हम सेंटीमीटर में करेंगे तो ये भी 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। जितना भी रहेगा वो उसको पूरे उसमें आपको पॉइंट नहीं लगाना है, पूरा वैल्यू को अगर आप लिखेंगे तो 10⁻⁻8 हो जाएगा, अगर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू की बात आएगी तो, ठीक है। सेंटीमीटर्स में अगर हम देखें तो 1 एंगस्ट्रॉम विल बी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर अगर आ गया तो 10⁻⁻6, और इससे ज़्यादा तो नैनोमीटर आपके पास आ गया तो 10⁻⁻9 होता है, मीटर में होता है वो। बस आपको क्या करना है, 2 प्लेस उसके बाद उसकी बढ़ा देनी है, तो फिर आप बिल्कुल सही आ जाएंगे। जैसे 10⁻⁻9 है नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻�7 हो जाएगा जब हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और उसी तरह माइक्रोमीटर आ गया तो माइक्रोमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 होता है वो, सेंटीमीटर में हो जाएगा 10⁻⁻4। समझ में आ गई मेरी बात। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.